हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी चैप्टर कवर कर रहे हैं। आई होप कि हमने जितने भी सेशंस अभी तक इसके कवर किए हैं वो आपको सब क्लियर आउट होंगे। देखिए, आज हम जो बेसिकली इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। मतलब हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे कि किस तरीके का मॉनेटरी सिस्टम प्रिवेल करता है इंडियन इकोनॉमी में। देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि क्या हम एक इकोनॉमी को बिना पैसे के इमेजिन कर सकते हैं? ऑब्वियसली आंसर है नो, कि हम नहीं इमेजिन कर सकते। मनी जरूरी है अगर हम हमारी इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं। अब मनी अगर जरूरी है तो मनी की देखरेख करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। जैसे हम हमारे घर में अगर कोई भी मतलब एक्सपेंडिचर करते हैं इनकर, तो वो एक्सपेंडिचर किसी ना किसी की देखरेख में, किसी ना किसी की निगरानी में किया जाता है ना। मम्मा या पापा ये चीज देखते हैं ना कि कितना खर्च हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कि घर की जो इनकम है उसके हिसाब से खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर पूरे के पूरे देश को मैनेज करना है, इकोनॉमी को मैनेज करना है, तो कोई ना कोई तो ऐसी एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए ना, जो कि पूरे के पूरे देश के इस मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करे। तो जो मॉनेटरी सिस्टम इंडिया में है उसे मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। ये नाम आपने सुना होगा। ये नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल बैंक इंडिया का जो है वो मैनेज करता है सारा का सारा मॉनेटरी सिस्टम। जितने भी बैंक्स वगैरह हैं वो सब आरबीआई के अंडर रहकर ही काम करते हैं। बोथ दी करेंसी नोट्स एंड मेटालिक कॉइन्स, क्योंकि अब हम मनी की बात कर रहे हैं, तो जो करेंसी नोट्स हैं और जो मेटालिक कॉइन्स हैं, मतलब जो भी हम वो 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का इस्तेमाल करते हैं हमारी इकोनॉमी में, हमें देखने को मिलता है दे आर इन सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब ये मनी जो है वो सर्कुलेशन में है। और किसके द्वारा ये सर्कुलेशन में है? ये आरबीआई के द्वारा है। आरबीआई की हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आदेश मुद्रा है, फिएट मनी है। तो आरबीआई के आदेश के अकॉर्डिंगली ये मनी जो है वो सर्कुलेट करता है। एंड ये दोनों के दोनों मनी किस फॉर्म में है? बोथ आर दी फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट मनी। तो अब मैं फिर से एक बार आपको याद दिलवाना चाहूंगी कि मुझे उम्मीद है कि वो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी का सेशन आपने जरूर अटेंड किया होगा जिसमें हमने ये क्रेडिट मनी, साख मुद्रा हमने समझी थी कि वो फर्क है। क्या फर्क है, किस किस में फर्क था? हमने पढ़ा था कि एक तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी है और एक कमोडिटी वैल्यू है। तो मुझे उम्मीद है कि ये साख मनी आपको याद होगा। अब हम देखते हैं इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कॉइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन दो की बात हमने यहाँ पर की, एक तो करेंसी नोट यानी कि पेपर नोट की बात की, और एक हमने बात की मेटालिक कॉइन्स की, कि ये दोनों सर्कुलेशन में है। तो देखते हैं कि कॉइन्स को गवर्न करने के लिए इंडिया में कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, और करेंसी नोट्स को लेकर क्या एक इम्पॉर्टेंट हमें नोट बता रहे हैं। तो इन इंडिया जो कॉइन्स हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर हैं। क्या है इसका मतलब? ये आपको आगे बताया गया है। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेट अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट ओनली। देखो, लिमिटेड का मतलब क्या होता है? जो सीमित हो। तो दैट मीन्स इंडिया में जो कॉइन्स हैं उनका इस्तेमाल किसी डेट को, किसी उधारी को चुकाने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए कहां तक यूज किया जा सकता है लीगली? एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही। जैसे मान लो आपने किसी से 1 लाख तक का लोन लिया है, आप उसे जब ड्यू डेट होगी आप उसे पेमेंट करने जाओगे, तो क्या आप उसे 1-1 रुपए के 1 लाख सिक्के दे दोगे तो क्या वो आपसे एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसे काउंट करने में टाइम लगाना पड़ेगा, एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन हाँ, अगर आप 2000 के नोट्स की फॉर्म में ले जाओगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा।
तो यहाँ पर है कि ये जो कॉइन्स है ना, उन्हें एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही यूज किया जा सकता है। ये मेटालिक कॉइन्स जो हैं इन्हें हद से ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामने वाली पार्टी रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है। वहीं अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आपने किसी से 10 रुपए उधार लिए थे, आप उसे 10 का नोट देने की बजाय उसे 5 के 2 कॉइन्स या 1 रुपए के 10 सिक्के अगर दे देते हो तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि दैट इज अप विद इन द पर्टिकुलर लिमिट रेंज, वो एक पर्टिकुलर लिमिट में आ रहा है, तो इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। अगर मैं अब बात करूं पेपर नोट्स की, तो पेपर नोट्स जो है वो कौन से लीगल टेंडर के अंडर कवर हो रहे हैं? वो अनलिमिटेड वाले। ये लिमिटेड था, ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? जैसे लिमिटेड का मतलब सीमित बताया, बिल्कुल उसी तरीके से अनलिमिटेड का मतलब क्या बताया? असीमित है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेट ऑफ एनी अमाउंट। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, लेकिन कॉइन्स में थी। तो ये हल्का सा एक फर्क है कि इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में कॉइन्स को तो लिमिटेड लीगल टेंडर के अंडर कवर किया जाता है और पेपर नोट्स को अनलिमिटेड लीगल टेंडर के अंडर कवर किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब देखो, अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई मैनेज और कंट्रोल तो आरबीआई कर रहा है, ठीक है, सेंट्रल बैंक कर रहा है, लेकिन जो नोट जारी किए जाते हैं, जो नोट या कॉइन्स जो भी है, करेंसी जो भी जारी की जाती है, वो किस आधार पर जारी की जाती है? तो व्हाट गवर्न्स नोट इशूइंग इन इंडिया? दिस सिस्टम गवर्निंग द नोट इशूइंग इन इंडिया इज नोन एज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। शायद आपने अर्लियर सेशंस में ये नाम सुना है, मैंने इसका जिक्र किया है। तो आज हम इसी सिस्टम के बारे में और इन डिटेल स्टडी करेंगे कि ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो क्या है। दिस सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय आरबीआई इन 1956। अकॉर्डिंग टू इट, RBI is required to keep a minimum reserve of 200 rupees crore, 200 crore rupees, comprising of foreign currencies, gold coins and gold bars या जिन्हें gold bullions भी कहा जाता है, minimum of rupees 115 crore in the form of gold। तो देखो, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आरबीआई को एक मिनिमम रिजर्व बनाकर रखना पड़ता है। मतलब एक हम कहेंगे कि मिनिमम आरक्षित कोष सा बनाकर रखना पड़ता है 200 करोड़ का, जिसमें फॉरेन करेंसीज का जमा रखा जाएगा, रिजर्व रखा जाएगा, गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बुलियन का। देखो, कॉइन्स का मतलब तो आप समझ गए, सिक्कों से होता है। गोल्ड बार्स या गोल्ड बुलियंस का मतलब होता है ना, सोने की ईंट, शायद आपको विजिबल भी हो रहा होगा। तो गोल्ड बुलियंस जो है वो भी एक तरीके से गोल्ड की ही फॉर्म है। मतलब अब यहाँ आपको देखो क्या बताया कि 200 में से 115 करोड़ की जो रिजर्व है वो तो गोल्ड की फॉर्म में ही होनी चाहिए। मतलब चाहे गोल्ड की सिक्कों की फॉर्म में हो, चाहे गोल्ड की बिस्किट्स या गोल्ड की ईंटों की फॉर्म में हो। लेकिन बाकी का जो बच गया, मतलब 200 में से माइनस कर लो, बाकी का जो 85 करोड़ बच गया वो फॉरेन करेंसीज की फॉर्म में रिजर्व बनाकर रखा जाता है। क्यों बनाया जाता है ये रिजर्व? ये रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि जो करेंसी मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही है, उसके लिए एक बैकअप प्रिपेयर किया जा सके, उसके लिए ये रिजर्व बनाकर रखा जाता है। लेकिन ये जो रिजर्व है, ये जो करेंसी मार्केट में सर्कुलेट होती है या जो करेंसी इन सर्कुलेशन होती है उसके बिल्कुल प्रोपोर्शन में नहीं होती है। मतलब उसके बिल्कुल उसी रेशो में नहीं होती है। मतलब जितने की करेंसी हमने सर्कुलेट की हुई है, ये नहीं है कि उतने का ही हमने ये रिजर्व बनाकर रखा हुआ है। ये तो एक मिनिमम लिमिट है, ये तो एक मिनिमम रिजर्व है जो कि एक आरबीआई कहेंगे या कहेंगे कि एक सेंट्रल बैंक जो है इंडिया का वो फॉलो कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। लेकिन ये उसके बिल्कुल बराबर नहीं है। जैसे मान लो 200 करोड़ अगर हमने यहाँ पर कहा है कि मिनिमम रिजर्व है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में या हमारी इकोनॉमी में 200 करोड़ की ही करेंसी जो है वो सर्कुलेट भी कर रही है। नो, ये उसके बराबर नहीं है। आगे आपको क्या बता रहे हैं, द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इज क्रेडिट मनी। अब देखो, अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा है
कि ये साख मुद्रा है, ये क्रेडिट मनी है। तो लोगों के पास जो करेंसी है, चाहे वो पेपर नोट्स हैं चाहे वो कॉइन्स हैं, वो सब क्रेडिट मनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अपने इस क्रेडिट मनी को गोल्ड या सिल्वर में ऑन डिमांड कन्वर्ट नहीं करवा सकते। वो तो फुल बॉडीड मनी होता है ना, ये तो क्रेडिट मनी है। क्रेडिट मनी में तो कमोडिटी वैल्यू जो है वो बराबर नहीं है मॉनेटरी वैल्यू के। तो इस केस में लोग जो है इंडिया में अपने पैसे को गोल्ड में या सिल्वर में ऑन डिमांड कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए ये एक मिनिमम रिजर्व, ये एक बैकअप जो है वो बनाकर रखा जाता है। द गोल्ड रिजर्व्स आर जस्ट द बैकअप बेस ऑफ द करेंसी इशूड। These are not the storehouse of converting the currency into gold। नहीं तो ऐसे तो कोई भी चला जाएगा और कह देगा कि हमें हमारा पैसा जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। इसीलिए गोल्ड जो है वो और फॉरेन करेंसीज जो हैं वो सिर्फ एक रिजर्व की फॉर्म में मेंटेन की जाती होती हैं। ये जो पैसा मार्केट में सर्कुलेट कर रहा होता है, जो करेंसी सर्कुलेट कर रही है, उसके बराबर का रिजर्व नहीं होता है। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है, जो कि इसी बेसिस पर ये बना देता है कि इंडिया में जो क्रेडिट मनी सर्कुलेट कर रहा है ना, वो इनकन्वर्टिबल है। इनकन्वर्टिबल, ये शायद आपको पहले भी बात बताई गई है, क्योंकि हम इसे गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। तो आई होप कि आज के सेशन में ये जो हल्का सा हमने एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म पढ़ा इंडियन मॉनेटरी सिस्टम का, और ये जो मिनिमम रिजर्व के बारे में हमने सुना समझा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के ही अंडर हम आगे फर्दर और पढ़ेंगे कि मनी की सप्लाई क्या है, किस तरीके से मनी सप्लाई किया जाता है, और किस तरीके से हम इसकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।